हेलो एवरीवन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रैक्टिस बैच में। आज हम लोग देखेंगे सीडीएस में जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आए हुए हैं उसका डिस्कशन। ठीक है, हमने ऑलरेडी 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। वहां हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा है, साथ में आपको एग्जाम में किस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए वो हमने डिस्कस करा है। ठीक है, ये सेशंस जो होंगे ये आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, ईपीएफओ, एमटीएस का भी पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, और आप उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, जिससे आप ये कर सके कि आपके और सॉल्यूशन में और मेरे सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है और कहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ओके, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। What is the difference between the simple interest and compound interest on 10,000 for 2 year at 20% per annum compounded half yearly? देखिए, आपको आर इफेक्ट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे मैंने ऑलरेडी 2 से 3 बार डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो बेटा मैं फिर से इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास दो रेट हो, आर वन, मान लीजिए एक रेट है आपके पास आर वन, सेकेंड है आर टू। अगर हमको आर नेट निकालना हो कि इन दोनों को मिला के कितना रेट बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एंड ये होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन इंटू आर टू अपॉन 100 के इक्वल। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए, आपके पास प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है, और रेट है आपके पास 20% पर एनम। ठीक है, टाइम है कितना, 2 ईयर। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो, सिंपल इंटरेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले साल में 20%, दूसरे साल में 20%, टोटल 40% डायरेक्टली आएगा। क्यों? क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग इंटरेस्ट में परसेंटेज के टर्म में कह सकते हैं कि 40% आपका इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो चेंजेस कहाँ होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। अब देखिए, आपको पता है कि 12 मंथ के लिए हमारे पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 20%। तो 6 मंथ में कितना होगा, हाफ कर दीजिए इसका, 10%। ठीक है, अब आपको 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है, तो 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ एंड 6 मंथ। ठीक है, यहाँ पे भी 10% होगा, 10%, 10%, 10%। अब आर इफेक्टिव इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपका जो पहले साल पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा वो नेक्स्ट फिर 6 मंथ में उस पर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपके यार नेक्स्ट उसमें भी कैलकुलेट कि आपका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बनता है। ओके, तो हम लोग पहले इस दो का आर इफेक्टिव निकालेंगे। ठीक है, आर नेट निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10% और 10% का निकालेंगे तो 10 + 10 + 10 इंटू 10/100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 21 के बराबर आता है, और मैं आपको बोलूंगा कि आप 10% और 10% को अगर आप इसका सक्सेसिव निकालते हैं तो ये 21% के इक्वल होगा, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, इसको देखिए, अगर यहाँ पे भी 10% 10% ही है तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं 21% आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का फाइनल आर निकाल लीजिए। ठीक है, आर नेट क्या आने वाला है फाइनल, तो ये आप कहेंगे 21 + 21 + 21 इंटू 21/100। ठीक है, अब 21 + 21 42, और यहाँ पे 4.41 होगा, तो 42 + 6 46.41% के बराबर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आने वाला है 2 साल में आपका, 46.41 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस अगर परसेंटेज के टर्म में बात करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 40% और 46.4% में 6.41% का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस जो होगा 10,000 का 6.41% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 641 के इक्वल है। ये आपका आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider the following statement in respect of the polynomial a into b minus c into x minus b into x minus c plus b into c minus a into x minus c into x minus a plus c into a minus b into x minus a into x minus b. Coefficient of x square equals to 0 and the coefficient of x is a minus b into b minus c into c minus a. देखिए, क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है कि हो सकता है कि आप पहले नजर में देख के इसे छोड़ दें, बाद में सोचने का, या आप इसे अटेम्प्ट ही ना करें। ठीक है, बट इसको आप किस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है, ये आप ये ऑप्शन है, इसको एक कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे ए बी सी का कोई वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ए का वैल्यू -1 ले लेता हूँ, बी का वैल्यू 0 ले लेता हूँ, एंड सी का वैल्यू
1 ले लेता हूँ। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन भी आपका आसान रहेगा। अगर आप मान लीजिए इसके अलावा कोई और वैल्यू लेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन बढ़ जाए आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन में। आप अपने इक्वेशन में पुट करेंगे तो -1 इंटू बी माइनस सी, 0 - 1 इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस 1 होगा प्लस। अब ये सेकेंड टर्म देखिए बी का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इसमें आप कुछ सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका टर्म होगा वो 0 ही होगा, मैं इसे लिख नहीं रहा हूं। फिर थर्ड टर्म यहाँ पे c इंटू सी का वैल्यू 1, ए माइनस बी मीन्स -1 -0, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी है, सॉरी, तो यहाँ पे -1 -0 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस ए, तो ये आपका x माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस 0, ठीक है। इसे आप ओपन करेंगे तो ये आपका प्लस -1 इंटू -1 +1 एंड यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे आपका देखिए क्या आएगा, सेकेंड टर्म कंप्लीटली 0 होगा एंड यहाँ पे ये -1 इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर, ठीक है। इसे ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा एंड ये आ जाएगा -2x। जब आपने ये वैल्यू रखा तो आपके पास जो आ रहा है वो फाइनल वो क्या आ रहा है, -2x। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का जो होगा वो आपका कॉफिशिएंट 0 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे कोई वेरिएबल ले सकते हैं क्योंकि ए बी सी का किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते थे कि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब कॉफिशिएंट उसका 0 होगा, ओके। अब देखिए दूसरे में क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस से, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बार इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू को, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस से, ठीक है। इसमें a और b और c का वैल्यू पुट करेंगे तो -1 -0 इंटू बी माइनस सी 0 -1 इंटू सी माइनस से 1 प्लस 1, ठीक है। तो -1 इंटू 2, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो यहां से कॉफिशिएंट ऑफ 2 क्या आ रहा है, सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और यहां से कितना आ रहा है, -2। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 2 नहीं -2 ही होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ओनली वन ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ओके। देखिए ये मेथड 1 हो गया। आपको एग्जाम में इस तरीके से अप्रोच करना है, यही तरीका आप लगाएंगे एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे अगर आपको निकालना होता आप कितना कितना फास्टली इसको कर सकते थे, ये देखिए। देखिए अगर आप यहाँ से ध्यान से पूरे इक्वेशन को देखेंगे तो आपको साइक्लिसिटी की तरह दिखेगा ये टर्म, ठीक है। तो हम लोग किसी पहले कंप्लीट टर्म को एक बार ले लेते हैं, ठीक है, इसी से हमारा काम होगा। देखिए a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है। तो इसमें आप देखिए पहले यहां से निकालिए एक्स का क्या एक्स स्क्वायर का क्या कॉफिशिएंट आ रहा है और हम लोग एनालॉजी क्रिएट कर लेंगे कि हाँ क्योंकि साइक्लिसिटी है तो सेम उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। अब देखिए अगर एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए तो यहाँ इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर, ये जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर समथिंग आपका एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो है अब यहाँ पे ए इंटू बी माइनस सी है, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा कॉफिशिएंट अब क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर का जो भी आपका ये बाहर में वैल्यू गिवन है वही सेम आपका कॉफिशिएंट आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग दूसरे में भी अगर इसको अप्लाई करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, बी इंटू सी माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पहले से क्या आ गया, ए इंटू बी माइनस सी, दूसरे से क्या आ जाएगा, बी इंटू सी माइनस से, तीसरे से क्या आ जाएगा आपका ये सी इंटू ए माइनस बी। तो आपको बहुत ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं थी, आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। ओपन भी करके चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। ये आपका कंप्लीट जो है एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसे ओपन कर लीजिए, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट टर्म, एक मिनट, ये आपका बी ए, ये कंप्लीट टर्म आपका कैंसिल होगा, ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते थे एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, वो 0 है। एक बार अब x के लिए हम लोग क्या करेंगे, a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है।
अब देखिए अगर आप इसे ओपन करते हैं तो इसे आप a इंटू बी माइनस सी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स, एंड यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा आपका बी सी। ठीक है, तो x का कॉफिशिएंट कहां से आएगा, ये टर्म से, और यहाँ पे जो बाहर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और ये माइनस टर्म को मैं आगे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका x का टर्म आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आ गया, a आया है, b माइनस सी आया है, और जो भी आपका अंदर में माइनस बी माइनस सी है उसको हमने ऐड में लिखा और यहाँ पे माइनस को अलग से लिख लिया। ठीक है, तो सेम इसी भी हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू सी माइनस, यहाँ पे होगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड में क्या आ जाएगा, माइनस सी इंटू सी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो आपका ये नहीं आने वाला है, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फास्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल 1 minus x to the power n plus x to the power n plus 1 where n is a natural number, it is divided by 1 minus 2x plus x square and it is divided by 1 minus x to the power n। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो गिवन है हमारा डाटा वो किसी भी n के वैल्यू के लिए सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर, आप कुछ भी लेंगे तो सॉल्व होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक से क्या करना है कि आप x का वैल्यू यहाँ पे आप 1 ले लीजिए। अगर आप x का वैल्यू सॉरी n का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस 1, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 1 अगर हम लोग पहले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरे का सेम यही टर्म है, तो ये कंप्लीटली डिविजल करेगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड में देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, एन का वैल्यू 1 लेंगे तो यह क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो x माइनस वन जो है वो 1 माइनस एक्स से डिविजल होगा। ठीक है, x माइनस वन जो होगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर जो है ये आपका 1 माइनस एक्स से कंप्लीटली डिविजल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस वन। ठीक है, तो यहां से कहेंगे ये भी डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है। ओके, देखते हैं आगे। How long will a man take to walk around boundary of a square field of area 25 हेक्टेयर एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, इसका एरिया गिवन है 25 हेक्टेयर हेक्टेयर है। ठीक है, और इसको ट्रेवल करना है, जब इसको 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है तो कितना इसके बाउंड्री पे चल रहा है, तो कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, सबसे पहले एक हेक्टेयर जो होता है ये पता होना चाहिए आपको, 0.01 के मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे किलोमीटर, इसे करेक्ट कर लेंगे, ये किलोमीटर पर स्क्वायर होगा। किलोमीटर पर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 25 हेक्टेयर है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि यूनिट का आपको ध्यान भी रखना है कि अगर यूनिट गलत हो गया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका साइड निकालना है तो साइड हम लोग निकाल सकते हैं, ये कितना होगा, एरिया का स्क्वायर रूट मीन 0.25 का स्क्वायर रूट, जो कि 0.5 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये इसके पेरीमीटर के बराबर होगा, जो आपका स्क्वायर है उसके पेरीमीटर के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइड का 4 बार 0.5 इंटू 4 मीन्स 2 किलोमीटर के बराबर। तो डिस्टेंस आपको पता चल गया 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर, और स्पीड आपको पता है 5 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम कितना लगने वाला है, 2/5, ये आपका आवर में आएगा, हमें चाहिए मिनट में, तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 24 मिनट। ये आपका आंसर होगा।
ऑप्शन सी करेक्ट है, ये मिनट में है आपका। ओके, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में मिनट यूनिट का ध्यान रखना था अच्छे से। ओके, मूव करते हैं। इफ x इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4a प्लस 4b एंड y इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 4 प्लस ए बी अपॉन a प्लस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें वैल्यू पुटिंग से ही करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप और कोई मेथड भी यूज करें तो बहुत कैलकुलेटिव जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह क्वेश्चन को हमेशा आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे a का वैल्यू 3 ले लेता हूं एंड b का वैल्यू 2 ले लेता हूं। ठीक है, आप 2 1 से भी सॉल्व कर सकते थे, बट अगर मैं 2 और 1 लेता, ठीक है, लेट सपोज मैंने 2 और 1 लिया, a का वैल्यू मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूं और b का वैल्यू आपका 1 ले लेता हूं, तो पहला ऑप्शन क्या होता है, a 4 आ जाता, दूसरे से आपका 1 आता, तीसरे से आपका देखिए फिर से 4 आ जाता, तो आपका आंसर जो है दो ऑप्शन मैच कर जाता है। इसलिए हमने a का वैल्यू 3 और 2 लिया, जिससे आपका सारा ऑप्शन जो है डिफरेंट है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी 3 प्लस 2 5 प्लस a माइनस बी करेंगे तो 1 अपॉन 4 इंटू ए प्लस बी 5। ठीक है, तो ये कितने इक्वल होगा, 5 प्लस 1 अपॉन 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 101 अपॉन 20 के बराबर। y के लिए देखेंगे, a प्लस बी 5 अपॉन 4 प्लस a इंटू बी 3 इंटू 2 6 अपॉन a प्लस बी 5। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, 25 प्लस 24, तो ये हो गया आपका 49 अपॉन 20। ओके, अब x माइनस वाई निकालना है, माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, देखिए 101 अपॉन 20 माइनस, सॉरी x माइनस ए है, यहाँ पे a का वैल्यू हमने 3 ले रखा है, 3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस बी, y है 49 अपॉन 20 माइनस b का वैल्यू आपका 2 है का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 60 जिससे जाएगा तो ये आपका 41 अपॉन 20 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा आपका 9 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ए प्लस बी ये 50 अपॉन 20 हो जाएगा, इंटू 41 में से 9 जाएगा तो ये आपका 32 अपॉन 20। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल, 5 से 4, 4 टू जा 8, 8 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है आपका, हाँ 4 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, ए ऑप्शन होगा क्या, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 नहीं हो सकता है, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये हो सकता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड ए इंटू बी 3 इंटू 6 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो कौन सा है, बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आप इस ऑप्शन को छांट सकते थे, कैसे, आपको यहाँ पे देखिए जब जिसका पूछा गया है उसका डिग्री क्या है, वो आपका क्या आने वाला है, स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, आपका कभी भी फोर्थ पावर नहीं आएगा, वो स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में फोर्थ पावर आ रहा है, इसीलिए हम लोग ये ऑप्शन को कैंसिल कर सकते थे, तो मीन्स 2:2 और 1 का ही वैल्यू लेते तो भी हमारा आंसर आता, बट बहुतों को ये पता नहीं होता है, इसलिए मैंने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज नहीं किया है, 3 और 2 का वैल्यू लेके सॉल्व किया इसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, हमारे पास 3 इक्वेशन है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट जो है cos 4 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका, इसे आप कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका cos 2 थीटा होता है, और ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितने के इक्वल आ गया, cos 2 थीटा। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कितने के इक्वल होगा, 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉस एक कॉस कैंसिल होगा एंड ये आ जाएगा साइन थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, ये आपका 1 के बराबर, सॉरी ये tan थीटा tan 2 थीटा के इक्वल हो रहा है। ओके, तो देखिए ये ऑप्शन आपका, क्योंकि यहाँ से हमारे पास cos 2 थीटा आ रहा है एंड यहाँ से हमारे पास tan 2 थीटा आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे तो ये तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है जो हम लोग यहाँ पे यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपके लिए बता रहा हूँ। एक तो हमने यहाँ पे यूज किया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या होता है cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, थर्ड देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि tan 2 थीटा का जो वैल्यू होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखाया है, यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा जो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आप डायरेक्टली याद भी रख सकते थे, अगर आपको ये याद होता तो आप यहाँ पे एक बार में कह सकते थे ये tan 2 थीटा के बराबर होता है। ओके, तो ये आपको तीन फॉर्मूला यहां से हमें याद रखना है। यहां तक क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। अब चेक करते हैं सेकंड। देखिए ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड के लिए cosec थीटा प्लस cot थीटा। ओके, आपको पता है क्या cosec स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आप इस साइड लेके आ जाइए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये यहां से आप कह सकते हैं cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। थर्ड देखिए, थर्ड यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको अभी बताया ये कितने के इक्वल होता है, ये आपका होता है cos 2 थीटा के बराबर। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इससे आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, अभी हमने देखा ये cos 2 थीटा के इक्वल होता है और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका ये दोनों मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो एक बात और यहाँ से आपको पता चला कि cos 2 थीटा का वैल्यू tan के टर्म में, ये भी आपको ध्यान रखना है, cos 2 थीटा जो होता है ये आपका कितने के इक्वल होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा यहाँ पे 2 2 और 3 स्टेप सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, मूव करते हैं। देखिए ये बेसिक सा सवाल है, if sin theta equals to 12 by 13 then what is the value of tan theta sec theta tan theta plus sec theta का होल स्क्वायर इंटू cosec theta माइनस cot theta टू द पावर -2। देखिए आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 5 12 13, ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा इसे मान लेता हूं तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 5 होगा एंड ये आपका 13 होगा। ठीक है, तो साइन थीटा में पता है 12 बाई 13, कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका 5 बाई 13, टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा होगा आपका 12 बाई 13। बस आप इसे पुट करेंगे यहाँ पे, तो टैन थीटा का वैल्यू 12 बाई 13 प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा 13, एक मिनट सॉरी, टैन थीटा 12 बाई 5 होगा, 12 बाई 5। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका सेक थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ भी करेक्ट कर लेंगे, tan थीटा का वैल्यू ये 5 के इक्वल होगा। 12/5 ये tan थीटा हो गया। सेक थीटा कितना हो जाएगा आपका 13/5। ठीक है, cos थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इंटू कॉसेक थीटा जो होगा, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 13/12 माइनस कॉट थीटा कितना होगा 5/12 टू द पावर -2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 + 13 25/5 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8/12 टू द पावर -2। ठीक है, देखिए 5 से 5 कैंसिल, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, एंड यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 आ रहा है, एंड इसका रेसिप्रोकल मीन्स 9/4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 9 करेंगे 225/4, ये आपका आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan to the power 8 theta plus cot to the power 8 theta equals to m, then what is the value of tan theta plus cot theta? ओके, देखिए हमें ये फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास tan टू द पावर 8 थीटा प्लस cot टू द पावर 8 थीटा हम का वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan टू द पावर 4 थीटा प्लस cot टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर अगर करें तो ये कितना होगा, tan टू द पावर 8 थीटा प्लस cot टू द पावर 8 थीटा प्लस 2 इंटू कॉट 4 थीटा इंटू tan 4 थीटा। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है ये आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू m के बराबर प्लस यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं tan टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √m+2। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे tan स्क्वायर, इसी तरीके से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेम यही हो रहा है, हमने एक पावर बस कम किया है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो अब आएगा, पहले तो हमारे पास tan के ऑफ 4 थीटा तो मीन √m+2, tan के ऑफ 4 थीटा प्लस कॉट के ऑफ 4 थीटा इसका वैल्यू ये होगा, प्लस 2 इंटू 2 होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे फिर से क्या होने वाला है 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 में होगा और ये 2 हो गया, एंड फिर इसका स्क्वायर होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगर आप ऑप्शन भी देखिए तो यहाँ से आप कैंसिल आउट, जो इसमें भी आपका m का पावर m+4 है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार में ही। ठीक है, यहीं से आप कह सकते थे कि m+4 तो नहीं हो सकता है। अब आपको चाहिए था tan स्क्वायर, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये निकालना था। फिर देखिए आप tan स्क्वायर इसका जो है, यहाँ पे पहले तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख लीजिए, सेम ये टर्म उतर जाएगा +2। अब आपको प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू 2, तो 2 आएगा, और इसका आपको स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा सा अलजेब्रा और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और काफी अच्छा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 - 4 sin थीटा, जीरो, आपको थीटा का जो वैल्यू है 0 से लेके π/2 तक है। ओके, तो थोड़ा सा पहले साइन थीटा के वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा जो होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम साइन थीटा जो होता है ये आपका -1 से लेके 1 तक जाता है इसका वैल्यू। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये थीटा जो है यहाँ पे कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके π/2 तक है, बट हमें यहाँ पे 0 से लेके π/2 तक के बारे में बात करना है। अब हमें यहाँ पे थीटा जो वो क्या गिवन है, 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए कि साइन 0 कितना होता है, ये आपका 0 के बराबर होता है। ठीक है, और थीटा जो है यहाँ पे साइन π/2 ये आपका 1 के बराबर होता है।
अब देखिए यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, 6 - 4 साइन थीटा। अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 4 साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसमें से मैक्सिमम चीज घटा सकते हैं 6 में से, ठीक है। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या, अगर आप साइन थीटा का वैल्यू 0 ले लेंगे तो कभी मैक्सिमम नहीं हो सकता, मिनिमम हो जाएगा। अगर आपने 1 लिया तो फिर मैक्सिमम 4 वैल्यू दे सकता है ये टर्म आपको। यहाँ पे 6 - 4, तो इसका मैक्सी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 2 के बराबर होगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 2 के यहाँ पे करेक्ट है। मूव करते हैं। What is the value of x which satisfy the equation 4 cos square 30 minus cot square 30 plus 2x sin 30 minus 6 tan 15 into tan 75 equals to 0। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है। 4 cos स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 प्लस 2x sin 30 माइनस 6 tan 15 into tan 75 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4 cos स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, cos 30 √3/2, इसे स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको इस तरह से एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है। देखिए cot स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, 3 होगा, प्लस 2x sin 30 1/2 माइनस, ठीक है, tan 15 को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, cot 75 से, और cot 75 और tan 75 मिलकर क्या होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। cot 75 और tan 75 1 हो जाएगा, तो ये -6 के इक्वल हो रहा है। यहां तक क्लियर है। 4 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 से 4 आप कैंसिल कर देंगे, एंड देखिए 3 - 3 आपका 0, 2 से 2 कैंसिल, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे x का वैल्यू जो है ये आपका आएगा 6 के बराबर। ये क्लियर है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। The plinth, next question है, the plinth of a house has an area 200 square meter. It is rectangular in shape and its length and breadth are in the ratio of 2:1. The owner of the house extend the terrace by 1 meter on each side. What is the percentage of area that has increased in the terrace relative to the plinth? Okay, देखिए एक आपके पास यहाँ पे टेरेस है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ में जो रेशियो है वो 2:1 का है, ठीक है। तो अगर आप इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या मान लेते हैं ये 2x के बराबर और ये x के बराबर, 2x² इक्वल टू 200। तो x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का 10 वैल्यू 10 रखेंगे तो हमारे पास क्या होने वाला है, आ जाएगा वैल्यू। तो ये आपका l का वैल्यू कितना है, 20, एंड ये वैल्यू b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोनों हर साइड से क्या कर रहे हैं, 1 मीटर टेरेस को इंक्रीज कर रहे हैं। ये मान लीजिए आपने 1 मीटर आपने इंक्रीज किया, तो यहां भी 1 मीटर का इंक्रीज किया, एंड यहां पे भी 1 मीटर का इंक्रीज करा है। तो टोटल कितने का इंक्रीज हुआ है, लेंथ में 22। अब लेंथ जो है वो कितना हो गया, 22 हो गया। उसी तरीके से ब्रेथ देखिए, ब्रेथ में भी 1 मीटर एंड यहाँ भी 1 मीटर। तो अब ब्रेथ आपका कितना हो गया, यहाँ पे आप कहेंगे 12 के बराबर हो गया। तो एल डैश, अब जो नया जो होगा, अब देखिए आपको यहाँ पे इंक्रीज कितने का हुआ, तो आप पूरे में पूरे का निकालिए, एल डैश इंटू बी डैश, ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 12। देखिए हम लोग इसे कैसे 12×24 264 के बराबर होगा, ठीक है, 264 के बराबर हो जाएगा। हम्म। अब देखिए, और इनिशियली आपका एल इंटू बी कितना था, 200 था। कितने का इंक्रीज हुआ एरिया में, 64 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का हो रहा है, 64/200 इंटू 100, तो उसे सॉल्व करेंगे तो ये 32% के बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आगे जो 5 क्वेश्चन आएंगे उनके लिए है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ऑप्शन, कि चूज ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय अदर। अगर एक ऑप्शन से आंसर आ रहा है दूसरे से नहीं तो ए ऑप्शन चूज करना है। बी में क्या है, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट, मींस किसी से भी आंसर आ रहा है तो बी लेना है। सी जो है वो क्या कह रहा है
कि आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, बट इंडिविजुअली आप इसमें नहीं लेना है, मीन्स अगर दोनों का यूज करते हुए देख लेना है, ठीक है, सी ऑप्शन होगा तो कि नहीं। और यहाँ पे जो सॉरी इसे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे बोथ का नहीं होगा, नीदर, यहाँ पे नीदर कर लीजिएगा, किसी भी इक्वेशन का यूज करके अगर आपका आंसर नहीं आता तो डी ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, a chord PQ of the circle C divided it in two segments such that 3 times of the area of the major segment is 4 times the area of the minor segment। ठीक है, what is the radius of C? अगर आपको किसी सेक्टर का एरिया चाहिए, सेक्टर का एरिया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, जैसे ही अगर आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, लेट सपोज आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक हो गया मेजर आर्क एंड एक हो गया आपका माइनर आर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या गिवन है आपको कि 3 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, अगर 3 इंटू एरिया ऑफ, मान लीजिए ये आपका A1 के बराबर है और ये आपका A2 के बराबर है। ठीक है, तो A1 जो है इक्वल है 4 टाइम ऑफ A2 के। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ A1 इक्वल टू 4 टाइम ऑफ A2। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व कर देखेंगे तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 3। A1 अपॉन A2 होगा वो 4 अपॉन 3। अब देखिए A1 क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और यहाँ पे ये मान लीजिए थीटा 1 के बराबर होगा अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा 2, ये आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा और यहाँ से हम लोग थीटा 1 बाई थीटा 2 इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि सेंटर पे जो है एंगल वो कितना बनता है, इन दोनों का सम मिला के कितना होना चाहिए, 360 के डिग्री के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे थीटा 1 कैन बी फाउंड, कुछ भी कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा जो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 4 + 3 7x इक्वल टू 360 करेंगे और आप थीटा 1 निकाल सकते हैं, थीटा 2 भी निकाल सकते हैं, थीटा 2 भी आपका मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है, थीटा 2 भी आपका मिल जाएगा। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट 1 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब अगर मान लीजिए स्टेटमेंट 1 में ले रहा हूं, स्टेटमेंट 1 को अगर मैं यूज कर रहा हूं, अगर यहाँ पे गिवन है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 66। ठीक है, अब देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा 2। ठीक है, 4/3 यहाँ पे, सॉरी ये आपका 66 के बराबर है। तो आपको पाई का वैल्यू पता है, 360 पता है, और मैंने बता दिया आपको थीटा 2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, थीटा 2 भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से आप आर का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट से आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरीके से स्टेटमेंट 2, यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, अब मेजर आर्क लिया गया है तो थीटा 1 इक्वल टू 88 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए पाई पता है, 360 का वैल्यू पता है, थीटा 1 भी हमें पता है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगा वो हमें पता है, तो अब एक ही वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट से भी हमारा आंसर आ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, इधर वाला, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, किसी भी आप स्टेटमेंट से आप जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज द ट्राइंगल राइट एंगल, ओके, आपसे पूछा गया कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है या नहीं, वो बताना है। अब स्टेटमेंट 1, पहले स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ओके, यहाँ पे गिवन है कि एक ट्राइंगल है, अगर आप इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये आपका मान लीजिए 2 यूनिट का है तो ये 1 यूनिट का होगा। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हैं ये 1 यूनिट और ये 1:1 का रेशियो होगा। तो यहां से आपको कहीं से भी ये आपका, क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो डायरेक्टली आपको पता है कि 1:1 हो जाएगा। बट यहां से कहीं से भी आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप कहेंगे इससे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, हमारा जो एंगल का रेशियो है वो 1:2:3 है। ठीक है, आपको टोटल पता है एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पे देखिए
3 2 5 1 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 यूनिट के बराबर। तो ये कितना होगा 90 यूनिट, 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री। तो यहां से आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता चला कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इससे आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट 2 से सिर्फ आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होता है ना, कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चन में, बट आपका बहुत कॉन्सेप्ट वाइज आपको बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x एंड y आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर एंड कैन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बी डिटरमाइंड यूनिकली। ओके, यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई टू द पावर 4 का वैल्यू 256 है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका 256 हो जाए, सॉरी ये आपका 0 होगा, ये आपका 0 होगा। ओके, फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 16 और यहां से x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इस टर्म से तो हमारा कुछ नहीं हो, क्योंकि आप कभी भी नहीं कह सकते कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, तो इसी से होगा हमारा कुछ ना कुछ। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो होगा, या तो 4 हो जाए तो भी हमारा आंसर हो सकता है, या x प्लस वाई का वैल्यू -4 होगा तो भी आंसर हो सकता है। तो क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आप डायरेक्टली आप एक यूनिक वैल्यू निकाल सकते थे, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो वैल्यू आ चुका है, x प्लस वाई का वैल्यू 4 भी हो सकता है, -4 भी, तो यहां से आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब का वैल्यू 16 से कम होना चाहिए। तो अगर आप x प्लस वाई का वैल्यू 4 लेंगे, 4 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ये वैल्यू 16 से ज्यादा हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता है। और x -4 का क्यूब करते हैं तो ये कितना हो, -64, ये 16 से कम है। ठीक है, तो अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किया जाए तो हमारा आंसर आ सकता है, एक यूनिक वैल्यू आएगा, वो है कौन सा, -4। जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो बोथ आर नीडेड। ठीक है, ये क्लियर है, तो इसका आंसर होगा बोथ आर नीडेड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज m ग्रेटर देन n देन वेयर m n आर नॉन जीरो नंबर। तो पहला है आपका m बाय n ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 2n। ओके, ये तो देखिए काफी इजी है, अगर m ग्रेटर देन n है, ठीक है, तो m बाय n जो होगा वो आपका बड़ा होगा। अगर आप एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, एक बड़ा नंबर ही आने वाला है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब यहां पे देखिए m ग्रेटर देन 2n है, तो m का जो वैल्यू होगा वो 2n से भी बड़ा ही होगा। m का जो वैल्यू होगा, क्योंकि n से अगर 2n से बड़ा है तो m जो होगा वो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि m जो होगा वो n से बड़ा ही होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका आंसर देगा। तो इधर आपका कोई भी ले लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A number 277xy5 is divisible by 25. What is the value of x? Statement 1, the given number is divisible by 9 and statement 2, x is greater than 5. ठीक है, देखिए नंबर क्या है हमारे पास, 277xy5। अगर ये नंबर 25 से डिविजिबल है तो 25 का रूल क्या कहता है कि आप लास्ट के दो नंबर को देखो, अगर ये डिविजिबल हो रहा है 25 से तो आपका पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आपको बाकी से चेक करने की जरूरत नहीं है। अब तो y का वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं, y का वैल्यू देखिए, अगर आप 2 लेंगे तो 25 बन जाएगा, 25 का मल्टीपल में देखिए क्या आता है, 25 आता है, 75 आता है, ठीक है, उसके बाद 125 आ जाएगा, तो हम लोग उस पर कंसिडर नहीं करेंगे अभी। तो y का वैल्यू 2 पे हमारा आंसर आ रहा है, और y का वैल्यू यहाँ पे 7 पे भी आंसर आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहां से हमें ये पता चला कि y का दो वैल्यू है, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 7। ठीक है, अब सेकेंड क्या कहा जा रहा है, देखिए 277
XY5, ये नंबर 9 से डिविजुअल है पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का सम निकालेंगे, सॉरी डिजिट सम निकालेंगे। तो ये 7 2 9 हो गया, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 + 5 12, 7 + 5 करेंगे 12, इसका फिर से सम करेंगे तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 के बराबर होगा। और एक बार 3x + y आएगा, एक बार आपका 3x + y। अब एक बार y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2, 3 + x + 2, एंड एक बार 3 + x + 7। ठीक है, तो यहां से आएगा 3 2 5 और x, यहाँ पे आपको 7 3 10, यूनिट डिजिट फिर से आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस x। अब देखिए x का वैल्यू यहां से आपका क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। 5 + 4 9 करेंगे तो ये डिविजल हो जाएगा, एंड यहां से आपका 8 आने वाला है। 8 + 1 करेंगे तो भी ये नंबर डिविजल हो रहा है। तो मीन्स आपका दो आंसर आ रहा है, यहाँ से आपका एक x का वैल्यू नहीं आ रहा है, दो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, कि 4 पे भी ये डिविजल हो रहा है और आपका 9 पे भी यहाँ पे ये डिविजल हो रहा है, सॉरी 8 पे भी ये डिविजल हो रहा है। ये क्लियर है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग, तो यहां से तो क्लियर नहीं हो पाया। और x का वैल्यू सेकेंड का स्टेटमेंट में क्या है, x > 5। अगर x का वैल्यू > 5 तो सिर्फ इस स्टेटमेंट से हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। बट अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो x का वैल्यू 8 जब होगा तभी आंसर आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ आर नीडेड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A triangle ABC has divided into four smaller triangle PQRS, whose perimeter are 16, 12, 4 and 12 centimeter respectively. PRS contain the vertices A, B, C respectively. What is the perimeter of triangle ABC? Okay, देखिए एक ट्राइंगल है आपके पास, इसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है इस तरीके से, ए बी सी। ठीक है, फिर आपके पास जो ये है आपका पी पे ए है, ये आपका आर, सॉरी ये आपका पी नहीं है, ये कहा जा रहा है ये पी है, ये आपका बी जो है वो आपका आर है, और ये आपका एस है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, क्यू होगा। अब पी का एरिया यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, ये 16 के बराबर है। ये आर का गिवन है आपका, आर का आपका 4 है। एस का आपका कितना है, एस का आपका 12 है, एंड क्यू का भी आपका 12 है। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, ए बी नेमिंग कर लीजिए, ए पार्ट, बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे आप एल एम एन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बनने वाला है। अब आपको चाहिए क्या, अब पहले तो ये निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, हमारे पास अब क्या क्या पता है हम वो देख लेते हैं। ए प्लस एफ प्लस एल, ये आपको 16 के बराबर है। फिर हमें दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे, तो यहाँ पे b प्लस सी प्लस एम इक्व टू 4 है। एंड थर्ड आप देखिए यहाँ पे n प्लस डी प्लस ई इक्व टू 12 है। फिर लास्ट यहाँ पे m प्लस n प्लस l इक्व टू 12 है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये आपका फोर्थ, आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और इस ऐड करने पे हमारे पास जो भी आएगा, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऐड करना है और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए एल से एल कैंसिल होगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास, ए बी सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यही बचेगा। और ये कितना होगा, 16 + 4 + 12 -12। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, ये 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 20 हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABCD is a square filled with ABX, a vertical pole OP of height 2x stand at the center O of the square filled.
इफ एंगल APO इज थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। ओके, देखिए थोड़ा सा 3D फिगर बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या कहने की कोशिश किया गया है। एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, लेट सपोज ये एक स्क्वायर है एंड यहाँ पे इसके इसका अगर आप डायगोनल बना, इंटरसेक्ट जहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपने एक, आप अपने आप को समझिए कि जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, और जो रूम जैसे आपका लेट सपोज आपने अपना एक रूम ले लिया, ठीक है, वो एक स्क्वायर शेप का है और उसके सेंटर पे खड़े हैं, ठीक है, जहां पे डायगोनल मीट करेगा। अब देखिए इस पॉइंट अगर आप खड़े हैं तो यहाँ पे तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा जमीन के सरफेस से, ठीक है, और इसको मिलाइए, फिगर में थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा। अगर आप इसको मिलाएंगे, ये क्लियर हो गया, तो ये एंगल जो होगा खड़े खड़े जो होगा ये आपका थीटा गिवन है, ठीक है, ये एंगल ए, एक मिनट नेमिंग कर, ABCD एंड ये पॉइंट O गिवन है और ये P, तो आपको गिवन है APO, सॉरी ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल गिवन है APO, ये एंगल जो है ये गिवन है, ये थीटा के बराबर है। तो मैं यहाँ पे इसे अलग से लिख लिख दे रहा हूँ, देखिए AOP, ठीक है, P ये आपका थीटा हो गया। अब हमें AO चाहिए, कोई भी एक एंगल चाहिए, ठीक है, और पीओ का हाइट ये गिवन है आपको 2x के बराबर है, ठीक है, और जो है आपका स्क्वायर का साइड जो है ये x है। अगर ये x है तो यहाँ पे डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल जो होगा ये आपका √2x के बराबर होगा, ठीक है, और एओ जो होगा इसका हाफ होगा, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो एओ जो होगा √2x का हाफ हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाए, यहाँ पे एओ का वैल्यू x/√2 हो जाएगा, x/√2 आएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 2x अपॉन x/√2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 के इक्वल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The length of a rectangle is increased by 66 is to 2 by 3%, then what is the percentage should be width of the rectangle be decreased in order to maintain the same area। ओके, देखिए एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, अगर आपको एरिया में ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आप लेंथ को बढ़ाते हैं, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है। मान लीजिए दो नंबर है आपने लिया 2 और 5, इसका मल्टीप्लिकेशन 10 है, आपने 10 ही रखना है इसे, 2 को आपने बना दिया लेट सपोज 5, लेट सपोज आपने 2 को बना दिया 5, तो इसे कितना लेना पड़ेगा आपको, 2 लेना पड़ेगा, तो इसे घटाना पड़ेगा एक वैल्यू को। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रेथ के, ठीक है, कि लेंथ अगर बढ़ेगा तो ब्रेथ घटेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब ये वैल्यू गिवन है 66:2/3%, अगर आप इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 2/3 के बराबर होगा, ठीक है, 2/3 के बराबर होगा। तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल लेंथ, देखिए लेंथ के बारे में बात करेंगे, मान लीजिए इनिशियली ये 3 यूनिट का था, तो फाइनल कितना होना चाहिए, 3 का अगर 66:2/3% निकालेंगे तो 2 यूनिट ज्यादा हो जाएगा, तो ये 5 के बराबर होगा। अब देखिए ब्रेथ जो है यहाँ पे इस तरीके से लेना है कि आपका यहाँ पे एरिया चेंज नहीं हो, एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, जो भी आना वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा। तो आप क्या कीजिए, इसके वैल्यू को रिवर्स कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे अपने 5 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया, हमने क्या किया, इसको इस रेशियो को रिवर्स कर दिया है, ठीक है, इससे क्या हुआ, क्योंकि अगर आप अब एरिया निकालेंगे तो पहले केस में भी क्या आ रहा है 15 आ रहा है, दूसरे केस में भी क्या आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि आपका जो ब्रेथ होगा वो पहले 5 यूनिट होगा, बाद में 3 यूनिट हो गया, पहले 5 यूनिट था बाद में 3 यूनिट हो गया, कितने का कमी हुआ, यहाँ पे 2 यूनिट का कमी हुआ, कितने में 5%, तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ 2/5 × 100, ठीक है, तो ये आपका 40% के इक्वल हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं,
Let x be the area of a square inscribed in a circle of radius r and y be the area of equilateral triangle inscribed in the same circle. Which of the following is correct? ओके, देखिए पहले जो कंडीशन है उसके बारे में बात करेंगे। एक स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, और यहां पे आपने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे गिवन है कि x जो है वो एरिया है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो r के बराबर है। ये मान लीजिए सेंटर होगा, ये r के बराबर है, तो ये भी आपका r होगा। अब मान लेते हैं ये साइड a के बराबर है और ये स्क्वायर है तो ये भी a होगा, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a के बराबर। तो 2r का वैल्यू √2a के बराबर होगा, तो यहां से हम लोग r निकाल सकते हैं। सो a का वैल्यू हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, a का वैल्यू r के टर्म में निकाल सकते हैं 2r अपॉन √2, ठीक है। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2r। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2r। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा आपका √2r का होल स्क्वायर, जो कि 2r स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपका x के बराबर है, ये गिवन है, ये x के बराबर है। अब सेकेंड कंडीशन, इसी सर्कल में एक आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, और इसका रेडियस गिवन है, ये r के बराबर है। तो r जो है ये आपका x सर्कल है, सर्कम सर्कल है, तो इसका रेडियस क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, साइड अपॉन √3, साइड ऑफ ट्राइंगल अपॉन √3 कर दीजिए। अब यहाँ पे साइड जो है ट्राइंगल का हम मान लेते हैं ये a के बराबर, b के बराबर है, ठीक है, b के बराबर है, तो b अपॉन √3 इक्वल टू r। तो यहां से हम लोग कहेंगे b इक्वल टू क्या आ गया, √3r। यहां तक क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो b स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा √3/4 इंटू √3r का होल स्क्वायर, तो ये होगा 3√3 अपॉन 4r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका y के बराबर हो गया, ठीक है। आपसे पूछा गया है x और y में रिलेशन बताना है, तो यहां से आप r स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपका x/2 हो जाएगा। यहां से आप r स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 4y अपॉन 3√3 होगा, ठीक है। दोनों का आप इक्वेट कर दीजिए, x/2 इक्वल टू 4y अपॉन 3√3। इसे सॉल्व करेंगे, दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाला है क्या, 27x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64y स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।